RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। परमाणु संरचना चैप्टर के न्यूमेरिकल करते हुए हम अभी तक क्वेश्चन नंबर 34 पर पहुंच चुके हैं। तो आइए हम इसे आगे लेकर चलते हैं। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल की भरमार है। हो सकता है आप भी बोरियत महसूस कर रहे होंगे कि पता नहीं कब तक समाप्त होंगे, लेकिन क्या करें, आपकी भी मजबूरी है, हमारी भी मजबूरी है, तो लगे रहेंगे जब तक ये खत्म नहीं हो गए। हमारे दुश्मन हैं, इन न्यूमेरिकल्स को मार कर समाप्त करके खत्म करके ही हम दम लेंगे। तो आइए लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 2.34 में दिया है कि हीलियम से हीलियम 2 पॉजिटिव बनाना है इलेक्ट्रॉन निकालकर। इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना कीजिए। हाइड्रोजन परमाणु की तलस्थ अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट में आयनन ऊर्जा 2.18 गुणा 10⁻⁻18 जूल प्रति एटम है। इस क्वेश्चन में आपको जो पूछा गया है वो आवश्यक ऊर्जा की गणना की है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसी भी परमाणु की किसी भी कक्षा में ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो आपने पढ़ा होगा, -2.18 गुणा 10⁻⁻18 अपॉन n² इंटू Z² जूल प्रति एटम का फॉर्मूला आपको थ्योरी में बताया गया है। जहां पर Z तो परमाणु क्रमांक होता है, N होती है कक्षा संख्या। अब अगर हम हीलियम के लिए इसको लेकर चलें तो हीलियम के लिए Z का मान कितना होता है? 2 होता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होगा। और उसके लिए अगर N को लेकर चलें तो N हमारी हो जाएगी 1, क्योंकि हीलियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो वो केवल 2 पहली कक्षा ही आती है। अब इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि हीलियम पॉजिटिव यानी जिसमें से पहले ही एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, इससे हीलियम 2 पॉजिटिव बनाना है और इस इलेक्ट्रॉन को निकाल देना है। तो इस अकेले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? अब ये जो फॉर्मूला आपको दिया गया है, ये फॉर्मूला हाइड्रोजन सदृश परमाणु यानी जो एक इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु हैं उनके लिए इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये Z और N की वैल्यू रख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका E कौन से के लिए? 1 के लिए इक्वल टू हो जाएगा आपका -2.18 गुणा 10⁻⁻18 अपॉन n² इंटू 2 दूनी 4 हो जाएगा। सीधे रूप में मैंने 2Z² की जगह आपका 2² यानी 4 ही रख दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 चौक 72, 4 दूनी 8 यानी ये हो जाएगा -8.72 गुणा 10⁻⁻18 जूल प्रति परमाणु के बराबर आ जाएगी। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है, आयनन करना है। तो आयनन के लिए क्या होता है कि हम जो इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं वो अनंत तक ले जाते हैं। आयनन के लिए अगर हम इस गुण को देखें तो आयनन के लिए इलेक्ट्रॉन को निकाल लेना होता है, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमारा n इक्वल टू कितना होगा? अनंत। तो जैसे ही यहाँ पर n के स्थान पर हम अनंत रखते हैं तो अनंत स्क्वायर अनंत हो जाएगा, यानी टोटल क्या हो जाएगा? 0। तो किसी भी परमाणु के लिए E अनंत का मान सदैव क्या होगा? 0। अब आवश्यक ऊर्जा पूछी है, आवश्यक ऊर्जा या ऊर्जा परिवर्तन भी इसको लेकर चल सकते हैं। डेल्टा E बराबर E अनंत माइनस E1, और इसका मान तो चूंकि 0 है, 0 में से जैसे ही माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 8.72 गुणा 10⁻⁻18। क्या मात्रा क्या होगा इसका? जूल प्रति परमाणु के बराबर इसका मान लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट हो जाता है। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 2.35 में यदि कार्बन परमाणु का व्यास 0.15 नैनोमीटर है तो उन कार्बन परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए जिन्हें 20 सेंटीमीटर स्केल यानी दूरी की लंबाई में एक एक करके व्यवस्थित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको कार्बन परमाणु का व्यास दिया हुआ है। ये कार्बन परमाणु है सपोज करो, तो ये हो गया इसका व्यास। अब इसमें कहा गया है कि इस व्यास का मान 0.15 नैनोमीटर है, और फिर पूछा गया है कि कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है। अगर हम 20 सेंटीमीटर दूरी तक, ये दूरी सपोज करो आपकी 20 सेंटीमीटर है,
इसमें हमने रख दिए कार्बन परमाणु कुछ इस प्रकार से। अगर हम रखते हुए जा रहे हैं तो इन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है कि इस 20 सेंटीमीटर में आपके कितने परमाणु आ जाएंगे। ये है आपके 20 सेंटीमीटर। तो पहले इस नैनोमीटर को सेंटीमीटर में बदल लें और ये भी आपका सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पर लिखेंगे कार्बन परमाणु का व्यास जिसको हम डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। चलिए, तो 0.15 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर होता है 10 की घात -9 मीटर की, या फिर इसको अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 की घात -7 हो जाएगा। यानी ये लिख सकते हैं 1.5 गुना 10 की घात -8 सेंटीमीटर। अब यहाँ एक बात देखिए, मैं इसको चलो फिर से लिख ले रहा हूँ। 0.15 इंटू 10 की पावर -9 ये हमारा मीटर में आता। यहाँ हमारा 0.15 है, लेकिन यहाँ पर मैंने 1.5 कर दिया, इसलिए यहाँ 10 की घात -8 सेंटीमीटर में आया। ये मैंने यहाँ पर मीटर में लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि 1 मीटर बराबर आपका क्या होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 100 की गुणा करने पर 10 की घात -7 आता, और ये पॉइंट हमने इस तरफ ले गए 1.5 बना दिया, तो 10 की घात -8 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके बाद कुल लंबाई जो हमारी है, कुल लंबाई वो बराबर है 20 सेंटीमीटर। अब सीधी सी बात है, हम कहें कि एक पेन हमारा 3 रुपए का है, एक पेन हमारा 2 रुपए का है, तो 10 रुपए में कितने आएंगे, या हमारे 50 पेन कितने में आएंगे, उस आधार पर इसको निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या इक्वल टू हो जाएगी कुल लंबाई बटे एक परमाणु का व्यास, एक परमाणु का व्यास। तो कुल लंबाई कितनी है हमारी 20, और एक परमाणु का व्यास है 1.5 गुना 10 की घात -8। चूंकि दोनों सेंटीमीटर में हो चुके, तो अब इस आधार पर लेकर चल सकते हैं। इसको जैसे काट पीट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.33 गुना 10 की घात 9 परमाणु आ जाएगा। यहाँ पर कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि ये केवल एक संख्या है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.36 में कि कार्बन के 2 गुना 10 की घात 8 परमाणु एक कतार में व्यवस्थित हैं। यदि इस व्यवस्था की लंबाई 2.4 सेंटीमीटर है तो कार्बन परमाणु के व्यास की गणना कीजिए। आपका जो क्वेश्चन नंबर 36 है वो भी सेम आपके 35 की तरह ही है। जिस प्रकार से आपका 35 का परमाणु में लिखा था, ये क्वेश्चन लिखा था परमाणु की संख्या बराबर कुल लंबाई बटे एक परमाणु का व्यास, इसी सूत्र पर आधारित आपका ये क्वेश्चन नंबर 36 भी है। इसमें हमने दी है परमाणुओं की संख्या, तो परमाणुओं की संख्या लेकर चलेंगे। अब की बार सबसे पहले वो दिया हुआ है 2 गुना 10 की घात 8। अब इसके बाद कुल लंबाई भी दी हुई है, कुल लंबाई वो बराबर होगी आपकी 2.4 सेंटीमीटर। अब इसमें कार्बन परमाणु की त्रिज्या पूछिए, त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो इस ऊपरले सूत्र के जो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, कार्बन परमाणु संख्या बराबर कुल लंबाई बटे परमाणु का व्यास, व्यास निकाल लीजिए, उसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल आएगी। तो यहाँ पर कार्बन परमाणु का व्यास बराबर, कार्बन परमाणु का व्यास बराबर वो क्या हो जाएगा कुल लंबाई बटे परमाणु की संख्या, यानी 2.4 बटे 2 गुना 10 की घात 8, जिसको कि लिखा जा सकता है 1.2 गुना 10 की घात -8। क्या सेंटीमीटर में था ना, तो इतना सेंटीमीटर। अब इसी आधार पर हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, इसलिए परमाणु की त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास का आधा। और व्यास कितना है आपका 1.2 आया है, इसका आधा हो जाएगा 0.6 गुना 10 की घात -8 सेंटीमीटर। अब चाहे तो आप इसको नैनोमीटर में परिवर्तित कर सकते हो, मीटर में परिवर्तित कर सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। जैसे अगर इसे लेकर चलें 6 गुना 10 की घात -9 सेंटीमीटर लेकर चल सकते हैं। इसमें हमने जो 0.6 था उसको हमने 6 में परिवर्तित कर दिया। नैनोमीटर में बदलना होगा तो यहाँ 10 की घात -10 करने के लिए 0.06 नैनोमीटर के बराबर भी ये लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट हो गया। अब आगे लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। क्वेश्चन नंबर 2.37 में जिंक परमाणु का व्यास 2.6 एंगस्ट्रोम है। इसमें दो भाग दिए हैं आपके। क जिंक परमाणु की त्रिज्या पिकोमीटर में तथा ख 1.6 सेंटीमीटर की लंबाई में कतार में लगाकर उपस्थित परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 37 भी आपका 35 और 36 के तरह का ही है। इसमें भी अब की बार व्यास दे दिया गया आपको 2.6 एंगस्ट्रोम, जिसको लिख सकते हैं 2.6 गुणा 10 की घात -10 मीटर के बराबर। अब यहाँ पर हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब इसमें जिंक परमाणु की त्रिज्या, आपको जो त्रिज्या है वो ज्ञात करनी है पीको मीटर में। अब यहाँ अगर इसको देखें तो ये एंगस्ट्रॉम है। एक पीको मीटर बराबर होता है 10 की घात -12 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम अभी हमने लिखा है 10 की घात -10 मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ 10 की घात -12 लाने के लिए 2 की तो गुणा करनी पड़ेगी 100 की यानी, और 100 से भाग करना पड़ेगा। तो जैसे 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, व्यास को लिख रहा हूँ मैं पहले, व्यास इक्वल टू हो जाएगा 260 गुणा 10 की घात -12 मीटर, जो कि हो जाएगा 260 पीको मीटर। अब चूंकि हमें त्रिज्या निकालनी है और त्रिज्या होती है व्यास की आधी, तो व्यास हमारा है 260/2, आपका हो जाएगा 130 पीको मीटर के बराबर। आप इसको लिख सकते हैं। एक आंसर आपका ये आ गया। इसके बाद आपके ख खंड में कहा है कि यदि हमें कुल लंबाई दे दी जाए 1.6 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में बदल लीजिए। 1.6 गुणा 10 की घात -2 मीटर में हमने इसको बदल लिया। अब उसके बाद पूछा है कि परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। परमाणुओं की संख्या, जैसे बार बार हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं उसी आधार पर हो जाएगा। कुल लंबाई को 1.6 गुणा 10 की घात -2 को हम भाग दे देंगे इसके व्यास से, और व्यास मीटर में हमारा 260 गुणा 10 की घात -12, ये हमारा मीटर में है, व्यास हमारा मीटर में है, तो हमने इसीलिए मीटर की ही वैल्यू यहाँ पर लिख ली है। अब इसके बाद जैसे हम इसमें गुणा भाग करेंगे तो गुणा भाग करने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा 6.154 गुणा 10 की घात 7 परमाणु के बराबर ही आपके आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 37 को हमने इस आधार पर कर लिया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.38, किसी परमाणु का या कण का स्थिर विद्युत आवेश 2.5 गुणा 10 की घात -16 कूलाम है। इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 38 में आवेश दिया हुआ है, कुल आवेश जिसको लिख सकते हैं उसका मान दे दिया 2.5 गुणा 10 की घात -16 कूलाम, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। इस प्रकार के सवाल करने के लिए आपको पहले एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात होना चाहिए, जिसका मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम के बराबर। आपने फिजिक्स में भी एक सूत्र पढ़ा होगा, Q = Ne। यहाँ पर Q कुल आवेश को बोलते हैं, N इलेक्ट्रॉन की संख्या को बोलते हैं, E एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को बोलते हैं। तो अब तो ये क्वेश्चन आपका बहुत आसान हो गया। डायरेक्ट आप लोग इसमें वैल्यू रखकर ट्रांसपोज कर सकते हैं, गुणा भाग करने पर आंसर आ जाएगा। तो आपको n जब निकालेंगे तो Q/E के बराबर हो जाएगा। Q का मान 2.5 गुणा 10 की घात -16 और E का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19। भाई गुणा भाग कर दीजिए, ये भाग आपका आ जाएगा 1560 इलेक्ट्रॉन के बराबर। ये संख्या आपकी आ जाएगी। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। आगे अभी जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं 2-4 क्वेश्चन, वे ऐसे छोटे छोटे ही क्वेश्चन हैं, इनसे डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो अब क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.39 यानी 39वां क्वेश्चन है कि मिलिकन के प्रयोग में तेल की बूंद पर चमकती एक्स किरणों द्वारा प्राप्त स्थैतिक विद्युत आवेश प्राप्त किया जाता है। तेल की बूंद पर यदि स्थैतिक विद्युत आवेश -1.282 गुणा 10 की घात -18 कूलाम है, तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 में भी आपका 38 की तरह ही दिया हुआ है, उसमें भी आवेश दिया गया है। तो आवेश, कुल आवेश जिसको हम Q के बराबर लेकर चल सकते हैं, वो वैल्यू दी हुई है 1.282 गुणा 10 की घात -18 कूलाम के बराबर। और इसके बाद फिर से इसमें इलेक्ट्रॉन की गणना करनी है, संख्या की गणना करनी है, जबकि E का मान आपका फिर से 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम के बराबर होगा। यहाँ भी आप 2 बार से सूत्र Q बराबर Ne को लगा सकते हैं और N बराबर Q/E। Q का मान 1.282 गुणा 10 की घात -18 अपॉन 1.6 गुणा 10 की घात
19 और जैसे ही गुणा भाग करेंगे कितना आ जाएगा 8। इसको 8 इलेक्ट्रॉन के आधार पर यहाँ इसमें आवेश उपस्थित होगा। एक बात का यहाँ पर थोड़ा सा विशेषतः ध्यान देना है, कभी भी अगर किसी परमाणु पर धनावेश आता है, ये आपसे फिजिक्स में भी पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो धनावेश आता है तो उसमें सदैव इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और अगर ऋणावेश के बारे में बात की जाती है तो उसमें सदैव इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। यहाँ पर ये जो आवेश का मान प्लस और माइनस लिया जाता है, ये सदैव प्लस 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 या माइनस 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम के आधार पर लिया जाता है। प्लस और माइनस यहाँ केवल आगे लिया जाता है, 10 की घात से यहाँ पर माइनस 19 ही रहेगी, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ तक आज की वीडियो में हमने आपको 39 यानी 39 क्वेश्चन इस चैप्टर के कंप्लीट करा दिए हैं। आगे 2-4 क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल टाइप के हैं, उनको और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।